हेलो बच्चों। तो हमने अपना लास्ट चैप्टर पढ़ लिया है बेटा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। वैसे तो चैप्टर का नाम कई बार किस जगह हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन भी लिखा आता है। इवोल्यूशन टॉपिक अब हमारे पास नहीं है, तो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास जो मैंने टर्म बोली है हेरिडिटी, हेरिडिटी ये क्या होता है? हेरिडिटी क्या होती है समझो। होता ये है कि जो इंसान होते हैं उनके बच्चे इंसानों जैसे दिखते हैं, जो जानवर होते हैं उनके बच्चे किस जैसे दिखते हैं? जानवरों जैसे दिखते हैं। और अगर आपके प्लांट्स हैं तो वो कैसे दिख रहे होते हैं? आपके प्लांट्स। तो हेरिडिटी क्या होता है बेटा? एक ऐसी, देखो सबसे पहले इनहेरिटेंस समझ लो। इनहेरिटेंस क्या होता है? मैंने आपको एक लाइन बोली कि प्लांट्स जो होते हैं प्लांट जैसे दिखते हैं, एनिमल्स एनिमल्स जैसे दिखते हैं, जानवर जानवर जैसे दिखते हैं, कुत्ता कुत्ते जैसे दिखता है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं। तो एक ऐसे प्रोसेस जिसमें आपके पेरेंट से, अब वो पेरेंट कोई भी हो सकता है, पेरेंट से प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब बच्चे में, अगर प्रोजेनी का मतलब होता है बेटा बच्चे, बच्चे में अगर गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, गुण मतलब ह्यूमन ह्यूमन जैसा दिखना, कुत्ता कुत्ते जैसा दिखना, तो पेरेंट्स कौन है? हम ह्यूमंस के पेरेंट्स ह्यूमंस होते हैं, डॉग्स के पेरेंट डॉग्स होते हैं। तो पेरेंट्स से प्रोजेनी में गुणों का आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा हम? इनहेरिटेंस। और जब ये प्रोसेस के थ्रू वो गुण हमारे अंदर आके हमारे अंदर दिखने लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्या कहते हैं बेटा? हेरिडिटी। समझो, अगर आपके पेरेंट्स से आपके अंदर नीली आंखों के गुण आए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इनहेरिटेंस। और वो नीली आंखें आप में दिख रही हैं, तो आप क्या कहोगे? भाई ये मेरी हेरिडिटी है। हेरिडिटी मतलब मेरे पेरेंट्स से आई हुई एक चीज है जो मुझ में दिख रही है, उसे हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। क्या कहेंगे बेटा? हेरिडिटी। अब आपकी इस हेरिडिटी को पढ़ना, गुणों का आना पढ़ना, गुणों का रुक जाना पढ़ना, इस फील्ड को या इस ब्रांच को, साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? आपकी जेनेटिक्स। अब एक बात और समझो, पर ऐसा तो होता नहीं है कि अगर हम ह्यूमंस हैं, दिखते तो हम ह्यूमन जैसे हैं, हाथ पैर तो हमारे ह्यूमन जैसे होते हैं, पर हमारे फेसेस क्या होते हैं सबके अलग। तो जब आपके पेरेंट्स से प्रोजेनी में गुण आ भी जाते हैं, उसके बावजूद भी आपके बच्चे, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, बहुत तरीके से तो एनिमल्स की बात करो आप, वो अपने पेरेंट्स से अलग दिख रहे होते हैं थोड़े बहुत। वो टर्म जिसमें हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने के बाद हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखने लगते हैं, उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशंस। होता ये है कि मान लो एक पेरेंट है, इसके पास ब्लू आईज है, और ये आपका फादर है जिनके पास ब्लैक आईज। ठीक है। अब हो सकता है जो इनका बेबी पैदा हो, जो प्रोजेनी हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके पास ब्राउन आईज हुई। क्या रखे हो? ब्राउन आईज। कैसे आ सकती है? हो सकता है कोई एक कैरेक्टर इनके अंदर प्रेजेंट हो, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर आपका बच्चा आंखों में कलर में अलग आ गया, तो ये क्या हुई? इस बच्चे की वेरिएशंस। क्या हुई बेटा? वेरिएशंस। कई बार कुछ पेरेंट्स बहुत लंबी हाइट के होते हैं और उनके बच्चे जो होते हैं वो छोटे हाइट के होते हैं। इसका मतलब आपके जो पेरेंट्स है उनसे आप वो तो मिलते नहीं है, कोई ना कोई चेंज तो आप में आता ही है। उस चेंज को हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। क्या कहेंगे उस चेंज को हम? वेरिएशन। अगला शब्द है हमारे पास इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब जो गुण पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट्स से हाइट आई है, बालों का कलर आया है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो जेनेटिक्स बनाई थी जिसने, या फिर जिसने आपकी जेनेटिक्स को सबसे पहले बनाने की कोशिश की है, जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा, जो समझा पाया कि कुछ हेरिडिटी होती है, कुछ इनहेरिटेंस होती है, उसके फादर है हमारे पास जॉर्ज जॉन मेंडल। कौन है बेटा? जॉर्ज जॉन मेंडल। आप जो भी अपनी बुक्स में एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हो वो सारे इन्हीं के एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, जो कि ये एक्सप्लेन करते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है और इनहेरिटेंस क्या होती है। अगर हम अगले टर्म की बात करें, अलील। देखो अलील क्या होती है समझो। हमने
ये पढ़ा था कि हमारे पास इस तरीके से क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में एक सीक्वेंस होता है, एक नहीं बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं। हर सीक्वेंस का नाम होता है जीन। क्या होता है? जीन। जीन को काम क्या होता है बेटा? जीन का काम होता है प्रोटीन बनाना, और वो प्रोटीन तुम्हारी सबकी क्या बना रहे होते हैं? बॉडी बना रहे होते हैं। तो समझो, अगर मान लो ये जीन जो प्रोटीन बना रहा है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है हाइट। मतलब इस जीन के प्रोटीन बनाने से हाइट बनती है। तो इस हाइट की दो फॉर्म, ऑल्टरनेट मतलब दो अपोजिट फॉर्म, जैसे टोल और डॉर्फ। डॉर्फ मतलब छोटा, ये कहलाती है अलील। क्या कहलाती है? अलील। अलील क्या होती है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। मतलब एक जीन की दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, मतलब एक जीन दो तरह की चीजें बना पा रहा है। देखो, तरह का मतलब ये नहीं है कि एक जीन आंख का कलर भी बना देगा, इंसान की हाइट भी बना देगा, नहीं। एक जीन बना तो क्या गुण रहा है? देखो, कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर दिखा रहा है? ये जो प्रोटीन बनाता है ये जीन, इस जीन की प्रोटीन बनने से कौन सा कैरेक्टर दिखता है तुम्हें? ह्यूमन में, प्लांट में हाइट। इस हाइट की दो ऑल्टरनेट फॉर्म है। ऑल्टरनेट फॉर्म मतलब ये हाइट दो तरह की हो सकती है, प्लांट में भी ह्यूमंस में भी, या तो टोल या ड्वार्फ। इसे हम क्या कहते हैं? अलील। तो अलील क्या होती है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। एक जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपके पास क्या कहलाती है बेटा? अलील कहलाती है। क्या कहलाती है? अलील। अब समझो अगला, डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील का मतलब मैं जो आपको अभी समझाऊंगी वो सिर्फ मेंडल के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं समझा रही हूँ। मेरी बात समझो। मेंडल जो था, जब उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, जब उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने बोला जो पी प्लांट है ना, उसमें हाइट के दो अलील है। क्या तो पी प्लांट बहुत बड़े होते हैं तो उनमें अलील आई हुई है कैपिटल टी। उसने ऐसे बोला भाई उस अलील का नाम कैपिटल टी है। क्या तो प्लांट छोटे हैं, उसमें अलील आई हुई है स्मॉल टी। अब जब ये अलील्स इस तरीके से साथ आ जाए, क्या आ जाए? साथ। इन दोनों अलील के साथ आने के बाद एक अलील ऐसी होगी जिसका काम इस दूसरे को मास्क कर देगा। मास्क मतलब इसके काम को दिखने ही नहीं देगा। देखो, ये जीन है, ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो अलील्स का मतलब ये कैपिटल टी क्या बना रही है? कोई प्रोटीन जो तुम्हें दिखेगा। स्मॉल टी कोई प्रोटीन बनाता होगा जो तुम्हें दिखेगा। जब आपकी इस वाले कैपिटल टी टोल का, इस अलील का प्रोटीन तुम्हारे स्मॉल टी के प्रोटीन को दिखने ही नहीं देगा, तो जो ये कैपिटल वाली अलील है इसे हम कहेंगे डोमिनेंट अलील। क्या कहेंगे? डोमिनेंट अलील। जब एक अलील दूसरे अलील का फंक्शन मास्क कर दे, उसे बंद कर दे, उसे दबा दे, उस अलील को क्या कहते हैं हम? डोमिनेंट अलील। और मेंडल ने जितनी भी डोमिनेंट अलील था उनका लिखने का एक तरीका बताया था। मेंडल ने कहा था उस अलील को तुम कैपिटल लेटर से लिख दिया करो। किससे लिख दिया करो बेटा? कैपिटल लेटर से। बेटा जो मेंडल था ना वो एक मैथ का स्टूडेंट था। उसने बायो पे रिसर्च तो की थी पर वो स्टूडेंट मैथ का था, इसलिए जो मैथ के अपने होते हैं ना ABCD XYZ, इस तरीके से उसने मैथ की तरह डिनोट करा इसको। आप समझो रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील क्या होती है? जो अलील जब इस कंडीशन में आए तब अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर पाए या अपने आप को ना दिखा पाए, उसे हम कहते हैं रिसेसिव अलील। क्या कहते हैं? रिसेसिव अलील। फिर तो आप ये कहोगे मैडम जितनी भी रिसेसिव अलील्स है वो तो अपने आप को दिखाई नहीं पाती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप को दिखाती हैं। पर किस कंडीशन में दिखाती है? देखो, एक दो टर्म और आते हैं हमारे पास, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस, और एक हमारे पास आता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर किसी भी मान लो पी प्लांट में और वो बहुत टोल है तो उसके अंदर अगर कैपिटल टी इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए, उसके अंदर जब हम उसकी सेल निकालें, उससे क्रोमोसोम चेक करें, अगर वो स्मॉल है तो हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी देखने को मिल जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। जब दोनों अलील सेम हो तो हम उसे क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। अगर आपकी दोनों अलील डिफरेंट हैं उसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो पी प्लांट अगर आपका स्मॉल आ रखा है और उसमें अलील की कंडीशन होमोजाइगस है तो बेटा रिसेसिव अलील हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में दिखा देती हैं। अगर वो किसी डोमिनेंट अलील के साथ आई हुई है तो वो कभी भी अपने आप को नहीं दिखा पाती, इसीलिए इस अलील को क्या बोला गया? स्मॉल को।
मेंडल ने ये कह दिया था कि जितनी भी स्मॉल एलील्स होंगी, जितनी भी जिस भी कैरेक्टर की, चाहे हाइट की हो, चाहे कलर की हो, चाहे शेप की हो, उन्हें लिखा जाएगा स्मॉल लेटर से, डोमिनेंट को लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से। तो देखो रिसेसिव एलील कौन सी होगी, जो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ रही है तो अपने आप को दिखा नहीं पा रही है, और अपने आप को दिखाती कब है, जब वो किस कंडीशन में आती है, आपके होमोजाइगस कंडीशन में आती है। किस कंडीशन में आती है, होमोजाइगस। जब अगर हम बात करें डोमिनेंट एलील की, तो बेटा डोमिनेंट एलील तो अपने आप को होमोजाइगस में दिखाएगी, हेटेरोजाइगस में भी दिखा जाएगी। वो इतना काम, उसका काम इतना बढ़िया होगा ना कि वो इस वाले काम को पहचानने ही नहीं देगी। क्या नहीं देगी, पहचानने ही नहीं देगी। अब समझो, अच्छा एक बात और बताना मेरे को, मैंने कहा ये जीन एक प्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटीन, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ये प्रोटीन जो है ये टोल हाइट का प्रोटीन भी सेम ही देखने को मिलेगा आपको, डोर्फ हाइट का भी प्रोटीन सेम ही देखने को मिलेगा। मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर में, ऐसे याद रखो, प्रोटीन की कंडीशन में चेंज नहीं आता, बस प्रोटीन की थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर में कहीं कहीं चेंज आ जाता है। इस वजह से वो ड्वार्फ वाले गुण दिखाने लग जाती है, इसी वजह से वो टोल वाले गुण दिखाने लग जाती है। पर प्रोटीन की किस में चेंज नहीं आता, फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, फंक्शन में चेंज नहीं आएगा। वो प्रोटीन जो इस जीन से बन रहा है वो दिखाएगा हमेशा हाइट बड़ी भी दिखा सकता है और छोटी भी दिखा सकता है। अब दो टर्म और आती है हमारे पास, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। क्या आती है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप, एक है हमारे पास फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है बेटा, फिजिकल कैरेक्टर या फिर फिजिकल अपीयरेंस। अगर मान लो कोई प्लांट बहुत बड़ा है और वो तुम्हें हाइट में बड़ा दिख रहा है, तो उसकी हाइट उस टाइम आपका क्या है, फिनोटाइप। क्या है, फिनोटाइप। अगर कोई प्लांट बड़ा है और उसकी हाइट बड़ी दिख रही है तो आप उसका फिनोटाइप देख पा रहे हो, आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देख पा रहे हो। पर अगर वो बड़ा है तो दो कंडीशन हो सकती है उसके अंदर, क्या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। तो उसके अंदर के जीन्स कौन से हैं जिसकी वजह से वो बड़ा है, क्या तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, उसे हम बोलेंगे जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है किसी भी प्लांट का या ह्यूमन का या किसी भी बैक्टीरिया का, किसी का भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसका जीन्स किससे बने हुए, इसके जीन्स कौन से हैं, इसके जीन्स क्या है, ये क्या कहलाएंगे, इसका जीनोटाइप। जीन्स दिखाने के बाद ये फिजिकली कैसा दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका फिनोटाइप। क्या कहलाएगा बेटा, आपका फिनोटाइप। देखो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वाली टर्म। अब बात करते हैं मेंडल वाली टर्म्स की। देखो ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है इस चैप्टर का, मतलब आपको इस चैप्टर में कौन कौन सी जो टर्म्स है वो देखने को मिलेगी। अब हम सेकंड बात करते हैं आपके इसकी, मेंडल की। देखो जॉर्ज मेंडल ने जो आपका एक्सपेरिमेंट प्लांट लिया था, बेटा रिसर्च तो किसी ना किसी मॉडल पे ही होती है, किसी ना किसी एक्सपेरिमेंटल प्लांट पे ही होती है, या फिर किसी ना किसी चीज को लेना ही पड़ता है। तो आपके मेंडल ने अपनी रिसर्च के लिए जो प्लांट लिया था वो था आपका पी प्लांट। कौन सा प्लांट था बेटा, पी प्लांट। साइंटिफिक नेम है इसका पायसम स्टेवियम। बेटा ये सीधा क्वेश्चन आता है कि आपके पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पायसम स्टेवियम। मेंडल एक मैथ का स्टूडेंट था, वो चर्च में रहता था, उसने बहुत सारे पी प्लांट्स देखे तो उसके दिमाग में आया कि भाई ये बड़े प्लांट्स जो है ये सारे बड़े ही क्यों दिख रहे हैं, छोटे प्लांट्स छोटे क्यों दिख रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिससे बड़े हमेशा बड़े दिखते हैं, छोटे हमेशा छोटे दिखते हैं। तो इसने रिसर्च करी और रिसर्च के बाद जेनेटिक्स का जन्म हुआ। ये जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। अगर हम बात करें इसने पी प्लांट को ही क्यों लिया भाई, इसने मिर्च क्यों नहीं ले ली, टमाटो क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि जो पी प्लांट थे ना बेटा उसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे या फिर कैरेक्टर थे। मतलब उसने देखा पी प्लांट में 7 चीजें अलग अलग तरह से दिखाई दे रही। कुछ पी प्लांट ऐसे हैं जो हाइट में बड़े हैं, कुछ पी प्लांट ऐसे हैं जिनकी पत्तियां क्या है आपकी छोटी है, कुछ पी प्लांट कैसे हैं जिनकी पत्तियां नहीं छोटी, जिनकी पोर्ट शेप अलग है, जिनके मटर के दानों का कलर अलग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा भाई, उन्होंने देखा कि आपके तो बेटा कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, मतलब जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिख रहे थे और बहुत ही अलग अलग तरह के गुण पाए जा रहे थे। देखो जैसे उसमें आपको हाइट देखने को मिल रही थी, मतलब अगर आपको पी प्लांट की हाइट देखने को मिलती है क्या तो बहुत बड़े से पौधे मिलते हैं,
क्या बिल्कुल छोटे पौधे मिल जाते हैं, तो आपको बहुत इजीली विजिबल था कि बड़े पौधे हैं, छोटे पौधे हैं। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा था, फ्लावर कलर, मतलब कुछ फ्लावर तो व्हाइट कलर के थे, कुछ बिल्कुल ही अलग पर्पल कलर के थे। तुम आराम से देख सकते हो कौन सा गुण कब आया। सीड का कलर आपके पास, सीड के भी मतलब, सीड मतलब जो आपके मटर के दाने होते हैं उनका कलर भी था, जैसे ग्रीन कलर भी था और येलो कलर भी था। इसके अलावा सीड की शेप मतलब राउंड शेप के भी थे, और सीड रिंकल्ड शेप, रिंकल्ड मतलब ऐसे बुसे हुए, मतलब पानी निकल जाता है जब रिंकल्ड शेप बनती है, ऐसे रिंकल्ड शेप की भी था। पोड मतलब मटर की जो हरी हरी स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं पोड। तो पोड बेटा ऐसे फ्लैट भी थी और पोड ऐसे रिंकल्ड भी थी। जो कार्टून्स नहीं आते हैं, कार्टून्स में आपको जो मटर दिखते हैं ऐसे कॉन्स्ट्रक्टेड शेप की, या फिर ऐसे बात करो ऐसे इस तरीके से, तो हमारे पास अलग अलग 7 गुण थे जो कि एक दूसरे के अपोजिट थे। हाइट बड़ा छोटा, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, सीड कलर येलो ग्रीन। तो इस तरीके से हमें 7 गुण देखने को मिले। इसके अलावा बेटा ये सेल्फ पोलिनेशन कर सकता था। क्यों? मैंने आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया था कि अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो वो सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लांट लगाओ। प्लांट को ना तो किसी पोलिनेटर की जरूरत है ना हवा की जरूरत है, भाई आपका प्लांट खुद से खुद क्या कर लेगा, पोलिनेट करेगा, नया प्लांट आराम से उगाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर था क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली मतलब मान लो मेरे को एक टोल प्लांट जो है वो उगाना है और मैंने लिया एक डोर्फ छोटा प्लांट, मैंने इन दोनों पौधों को आसपास रख दिया। अब इसके पास भी सेल्फ पोलिनेशन की प्रॉपर्टी है, अगर ये सेल्फ पोलिनेशन करेगा तो सारे पौधे कैसे आएंगे, बड़े। अगर आपका ये सेल्फ पोलिनेशन करने लग गया तो सारे पौधे कैसे आएंगे, छोटे। हम यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं। क्रॉस कैसे, तुम इस वाले प्लांट का फीमेल, एक काम करो, इस वाले पार्ट का जो मेल पार्ट है उसे यूं का यूं रख लो इंटैक्ट, और फीमेल पार्ट को काट दो कैंची से, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस वाले पार्ट का, ड्वार्फ प्लांट का फीमेल पार्ट इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब यूं का यूं रख लो, मेल पार्ट जो उसे कैंची से काट दो। तो होगा क्या, अब तुम उन दोनों पौधों को पास पास लगाओगे तो हवा चलेगी, किसी भी माध्यम से, किसी भी पोलिनेटर के माध्यम से आपके जो पोलन ग्रेन से उड़ के कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट के पास जाएंगे। और अब स्पीशीज तो सेम होगी ना बेटा, स्पीशीज सेम होगी तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट तो हो ही जाएंगे। तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और नए सीड बनेंगे। अब जो सीड बनेंगे, देखो टोल मेल के तो पोलन ग्रेन आए हैं, स्मॉल डॉर्फ फीमेल के हमारे पास एग है, तो अब जो हमारे पास बच्चे बनेंगे बेटा वो थोड़े अलग बनेंगे, उनमें वेरिएशंस आएंगे। तो आराम से हम क्रॉस पोलिनेशन करवा के, आर्टिफिशियली मतलब नेचुरली नहीं होता। नेचुरली क्यों नहीं होता, मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक जगह ही पाए जाते हैं, तो नेचुरली होने का तो मतलब ही नहीं बनता है। आर्टिफिशियली कैसे हुए, तुमने अपनी हेल्प से मतलब खुद से कैंची से काट के मेल और फीमेल अलग अलग करे, क्रॉस पोलिनेशन हो गया, अलग से पौधा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पैन, देखो एक ऐसा पौधा होगा जो 1 साल में बच्चे देता हो, या मतलब 1 साल में नए पौधे आते हो, एक ऐसा जो 3 महीनों में दे देता हो। तो तुम रिसर्च के लिए किस चीज को यूज करोगे, जिसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी, जो बहुत ही जल्दी ही क्या करेगा, आपके पौधे कल्टीवेट करेगा। दूसरा इजी टू कल्टीवेट, इजी टू कल्टीवेट का मतलब हमें ज्यादा खाद पानी या फिर ज्यादा चीजों की या किसी मौसम की जरूरत नहीं पड़ती, वो इजीली क्या हो जाते हैं आपके, उग जाते हैं इजीली। आप एक पूरा खेत भर के मटर उगा सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आज हम सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट करा है, कल से हम मेन मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे।